राधे राधे। तो सुबह हमने क्या क्या कर लिया था? अच्छा, जो सुबह आप लोगों को समझाया, मतलब कि एक बार जो बताया था, वो आप लोगों को समझ में आ गया? जी आचार्य जी, समझ में आ गया। ठीक है। और कुछ समस्या इसमें जो समझ नहीं में नहीं ना आया आचार्य जी, हो? कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है। प्रेम जी, कुछ समस्या आपको जो समझ में ना आया हो? नहीं, अभी तो कोई समस्या नहीं आई। अभी तो ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा लगेगा तो मैं आपको बता। ठीक है। हाँ, तो प्रांजल मुझे बताओ कि हमने कहाँ तक कर लिया था रिवीजन, और अभी क्या क्या बताना बच रहा है? आचार्य जी, ग्रह की उच्च राशि तो हो गई थे, बल के प्रकार बाकी हैं आचार्य जी। और शुभ ग्रह से दुष्ट ग्रह दिग्बली होते हैं। ग्रह की मूल त्रिकोण राशि, और आचार्य जी ग्रह का धातु प्रकृति, ठीक है। और ग्रह के तत्व है, ग्रह की जाति है, ग्रह की दिशा है, और राशियों की दिशा तो हो गई थी, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, ये तो हो गए थे। ठीक है। तो ग्रहों का एक तो क्या बच रहा है? बल। पहले हम बल के हाँ, बारे में जानेंगे। आपने पीडीएफ जनरेट कर ली? बस आचार्य जी थोड़ा 2 पन्ने का और रह गया, उसको भी पूरा करके हम फिर कल सुबह पीडीएफ भेज देंगे 8-9 बजे तक हम। चलिए ठीक है। शायद कल की कक्षा का हो सकता है कि जी देख लूँगा मैं, अगर व्यवस्था अगर जम जाती है तो। क्योंकि मैं यात्रा पर रहूँगा कल, दोनों टाइम, सुबह भी और शाम को भी। तो हो सकता है कि कल की कक्षा में थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए समय, है ना? ठीक है, आप मैसेज कर देना आचार्य जी, हाँ, उसमें ग्रुप पे मैसेज डाल मैं देना, तो मैसेज हम लोग डाल देख दूंगा आप लेंगे। लोगों को, है ना? जी जी जी। ठीक है। तो ग्रहों के बल, ग्रहों के बल 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ग्रहों के बल का सीधा सीधा अर्थ है कि ग्रह कितना बली है और कितना निर्बल है। यह जानने के लिए हम ग्रहों के बलों का प्रयोग, ग्रहों के बल का प्रयोग हम लेते हैं कि ग्रह कितना बली होगा, कितना बली नहीं है। ग्रह के बल 6 प्रकार के होते हैं। कि खाली नहीं, मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वापस से आप लोगों को समझा रहा हूँ, है ना? आप, हाँ, ये आपको प्रांजल आपको भेज देगा कल 9-10 बजे तक, जब वो कंप्लीट कर लेगा। जी जी हाँ, जी। ठीक है। तो बल 6 प्रकार के होते हैं। पहला बल है स्थान बल, दूसरा दिग्बल, तीसरा होता है काल बल, चौथा नैसर्गिक बल, पांचवा चेष्टा बल, और छठा दृग्बल। आइए हम जानते हैं स्थान बल के बारे में। जैसा कि नाम है स्थान बल, यानी कि ग्रह अपने स्थान में हो, यानी कि अपनी राशि में हो, अपने उच्च की राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, और देशकाण में हो, मित्र ग्रही हो, और नवमांश में हो, तो वह स्थान बली होता है। ठीक है? जैसे कि सूर्य है, तो सूर्य अपनी उच्च राशि में जाकर के बैठा हुआ है, तो वह स्थान बली हो जाएगा। ठीक है? स्वग्रही अर्थात अपनी राशि में हो, जैसे सूर्य है तो सूर्य की राशि होती है कौन सी? सूर्य किस राशि का स्वामी ग्रह होता है, बताइए?
सिंह राशि का। आवाज़ नहीं आ रही है किसी की भी? सिंह राशि आचार्य जी। बोलना चाहिए ना। नहीं वो म्यूट लगा था, हम बोल रहे थे, हम ध्यान नहीं दिया, क्योंकि म्यूट लगा। चलिए ठीक है। आगे है इसी के अंदर चंद्रमा और शुक्र सम राशि में और अन्य सभी ग्रह विषम राशि में बली होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है इसका कारण भी हम जान लेते हैं कि चंद्रमा और शुक्र दोनों स्त्री ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं? स्त्री जाति के ग्रह हैं। और सम राशि भी कौन सी राशि होती है, कौन सी जाति की राशि होती है? स्त्री जाति की। तो ये दोनों ग्रह जब स्त्री से जब देखिए, पुरुष एक अकेला पुरुष या तो महिला मंडल में अगर जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता एक तो, है ना, एक मर्यादा में वो नहीं रहती, और मतलब कि अपने को कमी महसूस करता है, अपने खुल कर के जो एक बलवान तरीके से जो बात कर सकता है वो नहीं कर सकता। और एक इसी तरह से स्त्री होती है, अगर पुरुष जहाँ पर पुरुष वर्ग है वहाँ पर अगर जाए तो वो भी एक अपने आप को कमज़ोर महसूस करती है। ठीक इसी तरह से चंद्रमा और शुक्र का है, ये दोनों अपनी ही मतलब कि स्त्री राशि में अगर जा कर के बैठते हैं तो अच्छा है, तो ये बली होते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, बलवान समझते हैं। सही है, समझ में आया? जी आचार्य जी। अगला बल होता है दिग्बल, यानी कि दिशा बल। दिक का अर्थ होता है दिशा। बुध और गुरु लग्न में रहने पर, यानी कि प्रथम भाव में रहने पर, शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहने पर, शनि सप्तम भाव में रहने पर और सूर्य व मंगल दसम भाव में रहने पर दिग्बली होते हैं। लग्न को पूर्व दिशा, सप्तम को पश्चिम दिशा, चतुर्थ भाव को उत्तर दिशा और दसम को दक्षिण दिशा कहा गया है। इस कारण उन ग्रहों का इन स्थानों में रहना दिग्बल कहलाता है। ठीक है, अगला बल आता है हमारे पास में काल बल। काल का अर्थ होता है जैसे दिन रात, है ना, ये काल एक समय है, समय बात हम समय की कर रहे हैं। अब रात में जन्म होने पर चंद्रमा, शनि, मंगल यह बलवान ग्रह होते हैं, और दिन में जब जन्म होता है तो सूर्य और शुक्र बली होते हैं, और बुध दोनों समय में बली होता है, यानी कि चाहे दिन हो या रात हो, या दोनों समय में बली होता है। जैसे किसी जातक का जन्म रात के समय में होता है, यानी कि रात का समय कब होता है? सूर्यास्त से लेके तो सूर्योदय तक का। और दिन का समय कब से कब तक होता है? सूर्योदय से लेके तो सूर्यास्त तक दिन का समय होता है। ठीक है, अब जैसे कि सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले किसी का जन्म होता है, यानी रात्रि काल में जब किसी का जन्म होता है, तो उस जातक के जो ग्रह बलवान होंगे कौन से होंगे? चंद्रमा, शनि, मंगल। अब ठीक इसी तरह से सूर्योदय से लेके तो सूर्यास्त तक के बीच में यदि किसी का जन्म होता है, यानी कि दिन में किसी का जन्म होता है, तो सूर्य और शुक्र जातक के बली ग्रह होते हैं। और रही बात बुध ग्रह की, तो वह तो सर्वदा बली होता है, अर्थात चाहे दिन का जन्म हो या रात का जन्म हो, बुध दोनों समय में बली होता है। अगला बल आता है नैसर्गिक बल। नैसर्गिक का अर्थ होता है जो कि एक फिक्स मान है, जैसे कि नैसर्गिक मैत्री होती है जो कि फिक्स है या चेंज नहीं होती है ना, इसमें कभी बदलाव नहीं होता।
या उत्तरोत्तर क्रमशः बलवान होते हैं। नैसर्गिक बल में सबसे कमज़ोर ग्रह होता है शनि ग्रह और सबसे अधिक बलवान यानी कि सबसे अधिक बली ग्रह होता है सूर्य ग्रह। क्रमशः कुछ इस तरह से है, बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों का बल। शनि ग्रह से अधिक मजबूत मंगल, उससे अधिक मजबूत बुध ग्रह, उससे अधिक मजबूत गुरु और उससे अधिक मजबूत शुक्र ग्रह और उससे अधिक बली चंद्रमा और चंद्रमा से भी अधिक बली और सबसे अधिक बली ग्रह होता है सूर्य। ठीक है, समझ में आ गया? जी आचार्य जी। अगला बल आता है हमारे पास में चेष्टा बल। चेष्टा बल किसे कहते हैं? चेष्टा बल उत्तरायण, पता है आप लोगों को उत्तरायण कब से कब तक होता है? जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब उत्तरायण लगता है और कर्क राशि में जब प्रवेश करता है तो दक्षिणायन लगता है। यानी कि मकर राशि से मिथुन राशि तक सूर्य कोई ग्रह अगर होता है ना, मकर राशि से लेके तो मिथुन राशि तक यदि कोई ग्रह होता है तो वह बलवान होता है। ठीक है, मकर राशि से मिथुन राशि तक किसी भी राशि में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं तो ये बली होते हैं। परंतु अन्य ग्रहों की जब हम बात करते हैं तो चंद्रमा के साथ में यदि होता है, जैसे चंद्रमा के साथ में मंगल है, चंद्रमा के साथ में बुध है, या कहा जाए तो मंगल के साथ में चंद्रमा हो, मतलब कि पंच तारा ग्रहों में से अब जो हमारे पास में जो 5 ग्रह बचते हैं, जैसे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों के साथ में से यदि कोई भी एक ग्रह हो, उसके साथ में यदि चंद्रमा अगर हो तो वह चेष्टा बली होता है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं दृग बल। यहाँ पर दृग मतलब देखना, दृक मतलब देखना, तो दृष्टि, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने पर वह ग्रह दृग्बली होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के स्वरूप सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो क्या होता है? सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़ी, जो कि एक गुरु क्या है, एक शुभ ग्रह है, यानी कि शुभ ग्रहों की दृष्टि जब पड़ती है तो वह ग्रह क्या हो जाता है? दृग्बली हो जाता है, यानी उसको बल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यह 6 बल होते हैं। 6 बल पूरे हो गए। अगला क्या है हमारा? मूल त्रिकोण राशियां, जी जी, है ना? जी अच्छा। मूल त्रिकोण राशियों में सूर्य की मूल त्रिकोण राशि होती है मेष राशि, चंद्रमा की वृषभ। आचार्य जी, आपने सूर्य की सिंह राशि लिखवाई थी। सिंह लिखवाई थी? हमारे तो कॉपी में सिंह राशि, हाँ सिंह लिखा हमारी कॉपी में। हाँ, तो मेष तो मंगल का लिखा है। मेष मंगल का है।
हाँ, तो हमने किसका क्या लिखवाया है बताइए। आचार्य जी सूर्य की सिंह राशि लिखी, ठीक है, चंद्रमा की वृष लिखी, मंगल की मेष लिखी, ठीक है, सही है। बुध की कन्या, हम्म गुरु की धनु, हम्म शुक्र की तुला, शनि की कुंभ, राहु की कर्क, केतु की मकर। केतु की और मकर केतु की और दृष्टि सिंह। नहीं होती। हाँ, एक और सिंह भी फिर लिखवा आगे दिया। लिखा केतु की दृष्टि नहीं होती है। हाँ, केतु की दृष्टि नहीं होती है, सही है। जी। इसके बाद आचार्य जी ग्रहों का धातु और प्रकृति। ग्रहों की धातु धातु और प्रकृति। और प्रकृति, जी। ठीक है। और इसके अलावा और ग्रहों के तत्व है, ग्रहों की जाति है, ग्रहों की दिशा है। ग्रहों की जाति, हाँ, ग्रहों की जाति के बारे जैसे में आचार्य जी सूर्य पुरुष हो गया, चंद्रमा स्त्री, मंगल पुरुष, बुध नपुंसक, गुरु पुरुष और शुक्र स्त्री और शनि नपुंसक। ठीक है। राहु केतु का नहीं होता। राहु केतु का नहीं होता। ठीक है। और ग्रहों के तत्व है, जैसे सूर्य अग्नि है, चंद्रमा जल है। एक मिनट आचार्य जी, लाइट चली गई, मोबाइल टॉर्च ऑन कर ली। बताया। मंगल का अग्नि है, मंगल का अग्नि है, बुध का पृथ्वी, गुरु का आकाश, शुक्र का जल और शनि का वायु। और ग्रहों की दिशा है, सूर्य का है पूर्व हो गया, और चंद्रमा का वायव्य, और मंगल का दक्षिण, बुध का उत्तर, गुरु का ईशान, शुक्र का अग्नि, और शनि का पश्चिम, राहु का नेतृत्व और केतु का अग्नि। और ये आचार्य जी ग्रह की धातु और प्रकृति। तो सूर्य की धातु हो गई अस्थि हड्डी, और प्रकृति हो गई पित्त, और चंद्रमा का हो गया रक्त, और प्रकृति हो गई वात कफ। मंगल का है मज्जा हड्डी के अंदर, और प्रकृति हो गई पित्त। और बुध का है चर्म त्वचा, और प्रकृति हो गई त्रिदोष वात पीत कफ। और गुरु की हो गई चर्बी मेद, और प्रकृति है कफ। शुक्र का है वीर, और प्रकृति वात कफ। और शनि का स्नायु नाड़ी और वात कफ। ठीक है। हाँ, इस हो गया पूरा आचार्य जी। पूरा हो गया ये? जी जी आचार्य जी से पूरा हो गया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके अलावा हमारे पास में बचता है, चलिए आज हम आपको कुछ विश्लेषण के सूत्रों के बारे में बता देते हैं। जी जी। सबसे पहले तो हमें कुंडली में क्या देखना होता है, चलिए आप लोगों को एक कुंडली में दे रहा हूँ। चलिए सबसे पहले तो अपना जो आप लोगों को लिखवाया है ग्रहों के कारकत्व, उनको भी निकाल करके रखेंगे।
क्या बोलते हो? ग्रहों के कारकत्व जो कि ग्रहों के बारे में लिखवाया है ना आप लोगों को, जी जी। वो कुंडली दिखाई दे रही है। जी गुरुदेव। अब हम सबसे पहले यहाँ पर विश्लेषण करेंगे गुरु ग्रह के बारे में, यानी बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में आप लोग निकालेंगे ग्रहों के कारकत्व में। आचार्य जी, ग्रहों के तत्व ना? नहीं, ग्रहों के कारकत्व जो कि वो लिखा है ना, जैसे कि ग्रहों का किस ग्रह से क्या क्या देखते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। वो निकालिए। हाँ, प्रथम भाव से। नहीं, भाव का नहीं देखना है, ग्रहों का निकालना है, ग्रहों का। जैसे ग्रहों का लिखा है ना कि सूर्य पिता का कारक है, हृदय का कारक ग्रह है, राज्य का कारक ग्रह है। अरे अच्छा अच्छा, यह ग्रह पुरुष जाति, लाल हाँ। वर्ण, पित्त प्रकृति तथा पुष्य दिशा हाँ का स्वामी है। हाँ हाँ, यही। अच्छा जी इसमें जी। गुरु ग्रह का निकालो, बृहस्पति का। हाँ, निकाल दिया आचार्य जी। ये मेरे पास नहीं लिखा रहा है गुरुदेव। प्रांजल, आप मोबाइल में ऐसा करो। आपने आचार्य जी भेजा था। प्रांजल, आप ऐसा करो जी कि इनको जी। वो फोटो खींच करके भेज दो अभी तो ग्रुप में ही। नहीं है आचार्य जी, आपने जो भेजा था ग्रुप पे वही तो है ना आचार्य जी? हाँ, वही है ये। अच्छा वो है जो हाँ। आपने भेजा था वो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसी से आप देख लीजिए भैया, उस पे लिखा है बढ़िया स्पष्ट। चलो ठीक है, तो वो ग्रह मैंने के अभी लिखा नहीं है। हाँ, मैंने लिख नहीं पाया वो। मैं वापस से भेज देता हूँ, पिन करता हूँ मैं अभी, 1 मिनट। हाँ जी। ये देखिए, मैंने पिन कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पर ही। तो गुरु के बारे में निकालिए और उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़िए। और जो भावों के बारे में है, जैसे कि नवम भाव में बैठा हुआ है गुरु। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि गुरु बृहस्पति ग्रह अपने मित्र की राशि में है कि सम की राशि में है या शत्रु की राशि में है? तुला राशि में है गुरुदेव। तुला राशि का स्वामी ग्रह
तुला राशि का शुक्र है। शुक्र ग्रह का बुध के गुरु के साथ में किस तरह का संबंध है? गुरु का शुक्र के साथ है तुझे शत्रु का आचार्य जी। शत्रु का नहीं, गुरु का संबंध शुक्र के साथ। क्यों? हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब? जी आचार्य जी। हाँ, गुरु ग्रह का शुक्र के साथ में किस तरह का संबंध है? शत्रु का। और शुक्र का गुरु के साथ सम राशि, सम। अच्छा, सम आचार्य जी। ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि शत्रु की राशि में जाकर के बैठा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट हो गया, ठीक है, प्रभाव मतलब कि कैसा होगा अब ये? ठीक नहीं है ये। हालांकि शुक्र की राशि में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शत्रु की राशि में, यानी कि माहौल थोड़ा जम नहीं रहा है। अब चलिए मुझे ये बताइए कि गुरु ग्रह के क्या गुरु ग्रह से क्या क्या देखते हैं, किन किन चीजों का कारक है? आचार्य जी, यह कब धातु तथा चर्बी की वृद्धि करता है। इसके द्वारा शोध, सूजन, गुल्म आदि रोग, घर विद्या, पुत्र पौत्र आदि का विचार किया करते हैं। इसे हृदय की शक्ति का कारक भी माना जाता है। गुरु लगन में बैठा हो तो बली होता है, यदि चंद्रमा के साथ में बैठा हो तो ज्येष्ठा बली होता है। यह शुभ ग्रह है, इसके द्वारा पारलौकिक एवं आध्यात्मिक सुखों का विशेष विचार किया जाता है। अब नवम भाव के बारे में पढ़िए, और नवम भाव से मिलता जुलता, गुरु ग्रह के साथ में मिलता जुलता देखिए कि क्या क्या मिल रहा है। इस भाव का कारक गुरु है। इस भाव के द्वारा जातक के तप, सीख, धर्म, विद्या, प्रवास, तीर्थ यात्रा द्वारा मानसिक वृद्धि, भाग्योदय तथा पिता को सुख आदि के संबंध में विचार किया जाता है। गुरु ग्रह के बारे में जो है वो, और नवम भाव के बारे में है जो, उनमें से क्या क्या चीजें मेल खा रही हैं? एक तो पहले आचार्य जी विद्या हो गए, फिर तो आचार्य जी खाली विद्या ही का खा रहा है, में विद्या। गुरु ग्रह धर्म का कारक भी है। हाँ, धर्म का भी कारक है। तीर्थ यात्रा, दान, मानसिक वृत्ति, भाग्योदय तथा पिता का सुख आदि के संबंध में विचार करते हैं। चलिए ऐसा करिए कि अभी तो इसको छोड़िए, आप लोगों को मैं अब कुछ सूत्र लिखवाने वाला हूँ। अच्छा जी। तो अपनी कॉपी और पेन उठा लें।
उठा लिया आचार्य जी का? आप पेन ले लिया। ठीक है, तो पहला सूत्र में हम लिखेंगे भाव स्थित, उसमें लिखिए कार्येश, मुख्य क्या? रूप से कार्येश, कार्येश, कार्येश। कार्येश। कार्येश 5 प्रकार के होते हैं। कार्येश 5 प्रकार का। भाव, पहला लिखिएगा, पहला प्रकार है भाव स्थित भाव स्थित स्थित ग्रहों के नक्षत्र में स्थित ग्रह। इसके पहले लिख लीजिए, चलिए लिख लिया। जी गुरु। दूसरा लिखिए भाव स्थित ग्रह। भाव स्थित ग्रह। तीसरा लिखिए तीसरा है भाव कस्प। भाव कस्प, कस्प मतलब? कस्प एक प्रकार की मतलब कि कुंडली होती है, वो चलित भाव कुंडली कहते हैं उसे, उसे ही कस्प कुंडली कहते हैं। भाव कस्प स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। चौथा है भाव कस्प स्वामी। भाव कस्प स्वामी जी गुरु। आगे 4 हो गई है ना। पांचवा है जी उपरोक्त प्रकार से प्राप्त कार्यसों से युक्त कार्यसों से युक्त युक्त, हाँ युक्त
ग्रह या दृष्ट ग्रह। दृष्ट ग्रह। आचार्य जी, ये ग्रह या दुष्ट ग्रह? दुष्ट नहीं, दृष्ट दृष्ट। दृष्ट दृष्ट देखना। देखना। ठीक ठीक, ये दृष्ट ग्रह। लिख लिया? जी। चलिए, इनके अलावा और भी चीज़ें हैं जिस पर हम विचार करेंगे। जी आचार्य। एक मिनट, थोड़ा सा। चलिए, इसमें हम लिखेंगे शुभ और अशुभ भाव के बारे में। तीन कॉलम बनाएंगे, एक विचारणीय बात के लिए और दूसरा कॉलम में लिखेंगे भाव, और उस भाव वाले कॉलम के अंदर ही नीचे से दो कॉलम और बना लेंगे उसको, मतलब कि भाव को ही दो भागों में हम बांट देंगे। पहला भाग होगा हमारा शुभ फलदायक। मतलब गुरुदेव थोड़ा सा उसमें डेस्कटॉप पे बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा कैसे कॉलम बनाए।
कैसे लाइन खींचे, मतलब खड़ी लाइन क्या, आड़ी लाइन क्या? ये देखिए, एक मिनट, कहाँ गया? ये रहा। ये इस तरह से, ये देख लीजिए। जी, थोड़ा सा जूम, 1 मिनट वीडियो। मतलब अच्छा ठीक, 1 मिनट हम ऐसा लाइन खींच लें गुरुदेव, उसके बाद में खींच लो और इसको लिख भी लो। ऐसा कैसे लिख लें, है हाँ, ना? ऐसा कैसा ही लिख लो, आचार्य जी यही लिखना पूरा सेम? पूरा सेम लिखना है। इसके आचार्य जी हिंदी में लिख देंगे क्या नीचे? नहीं नहीं नहीं, केवल ये जो चार्ट बना हुआ है वही। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आप लोगों को शायद ये नहीं लिखवाया है मैंने अभी तक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अभी आप पहले चार्ट बना लो, फिर उसके बाद में लिखवाता हूँ। जी गुरुदेव। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे फलादेश में बहुत ज़्यादा आनंद आने वाले हैं। अब बस ये है कि हर एक चीज़ कंठस्थ करते हुए चलना है। अच्छा गुरुदेव, ये जो लिखा रहा है 1 5 11 या 6 8 12, ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये क्या है? ये भाव है, भाव। अच्छा अच्छा, समझ गया। हाँ हाँ, ठीक तो। लिख लिया आचार्य जी? 1 सेकंड गुरुदेव, 2 3 लाइन हो रही। लिख लीजिए।
जी लिख लिया उसको। जी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी गुरु। अब इसमें आप लोग लिखिए मारक ग्रह। मारक, हाँ, मारक। मार्ग के मारक, मारक, मार मारने धन, वाला हाँ, है ना। मारक, हाँ, मारने वाला। मार और उसके बाद में का, कबूतर वाला। जी लिख लिया आचार्य जी मारक ग्रह। ठीक है। मारक ग्रह दो प्रकार के होते हैं, विशेष रूप से 3 प्रकार के होते हैं, परंतु यहाँ पर हाँ 3 ही प्रकार के आप लोग लिख लीजिए। पहला मारक ग्रह है जी द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह है। जी। दूसरा, सप्तम भाव का स्वामी ग्रह है। द्वादश भाव का स्वामी ग्रह तीसरा। तीसरा, अब हम लिखेंगे बाधक ग्रहों के बारे में। क्या बाधक ग्रह। हाँ, बाधक, अभी आप लोगों ने लिखा होगा ना बाधक, पहली लाइन में, जी वही बाधक ग्रह है ये। इसमें लिखेंगे हम हमें इस पर ध्यान देना होगा लग्न पर, कुंडली में। तो लिखेंगे लग्न राशि यदि चर हो, लग्न राशि यदि चर राशि हो तो एकादश भाव का स्वामी ग्रह बाधक ग्रह होता है। आचार्य जी एकादश भाव का स्वामी ग्रह, 11वें भाव का स्वामी ग्रह स्वामी ग्रह, स्वामी ग्रह बाधक ग्रह होता है। मतलब गुरुदेव थोड़ा सा ऐसे समझाओगे आप। जी, जैसे कि लग्न में, लग्न राशि कैसी है, चर राशि, जैसे कि मेष, कर्क, तुला, मकर, ये सब राशियाँ कौन सी है, चर राशि है। यदि जैसे कि कर्क राशि, यदि कर्क राशि लग्न में हो तो
कर्क राशि कैसी है? चर राशि है। तो इसके लिए जो बाधक ग्रह होगा वो एकादश भाव का स्वामी ग्रह होगा। अब हमें देखना है कि एकादश भाव में कौन सी राशि आएगी। तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। तो वृषभ राशि आएगी। और वृषभ राशि का स्वामी ग्रह कौन होगा? कौन सा ग्रह है? शुक्र। तो शुक्र उस जातक के लिए क्या हो जाएगा? बाधक ग्रह हो जाएगा। ठीक है, और भी हम समझ लेंगे। मतलब अगर उसको फिर वो शुक्र ग्रह जो होगा बाधक होगा, मतलब अगर उसके हर काम में अड़चन शुक्र पैदा करेगा। हाँ, शुक्र पैदा करेगा। तो फिर शुक्र को शांति करने के लिए हमें शुक्र का कुछ निवारण करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है। हाँ हाँ, वो हम आगे और समझ लेंगे क्या है क्या नहीं है। आगे लिखेंगे, यदि लग्न में स्थिर राशि हो तो नवम भाव का स्वामी ग्रह बाधक ग्रह होता है। बाधक ग्रह होता है। तीसरा लिखेंगे, यदि लग्न में द्विस्वभाव राशि हो तो सप्तम भाव का स्वामी ग्रह बाधक ग्रह। यदि लग्न में द्विस्वभाव राशि हो तो सप्तम भाव का स्वामी ग्रह बाधक ग्रह होता है। सप्तम भाव का स्वामी ग्रह बाधक ग्रह होता है। लिख लिया जी? आचार्य जी लिख लिया। ठीक है। कुछ समस्या समझने में? नहीं, समस्या कोई नहीं आज। नहीं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा चलिए इसको आप ऐसे समझने का प्रयास करो। थोड़ा सा जैसे ये चार्ट है ना गुरुदेव, थोड़ा सा ये चार्ट को अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। ये आपकी हाँ, वो मैं कर दूंगा। आने का जैसे आयु के लिए है तो प्रथम भाव, अष्टम भाव, तृतीय भाव शुभ फलदायक है, तो वो कैसे क्या रहेगा, मतलब उसका थोड़ा सा। चलिए अब आप मुझे बताएंगे उसमें शिक्षा के बारे में। शिक्षा के लिए शुभ फलदायक भाव कौन कौन से हैं? शिक्षा के लिए चार जी, मतलब चतुर्थ भाव, नवम भाव, एकादश भाव। शिक्षा के लिए? हाँ, शिक्षा के लिए शुभ फलदायक। ठीक है, चतुर्थ भाव, नवम भाव और एकादश भाव। हाँ, यानी कि चतुर्थ भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में जो भी ग्रह बैठेंगे वह शिक्षा के लिए
बढ़िया रहेगा। और इन भावों के जो स्वामी ग्रह होंगे, जैसे कि इस कुंडली में वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र होगा, तो शुक्र फलदायक है। नवम भाव है, नवम भाव में तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र होता है, तो यह फलदायक शुभ फलदायक है। इस कुंडली में एकादश भाव में धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी ग्रह गुरु होता है, तो गुरु जातक के लिए शुभ फलदायक है। ठीक है, जो कि शिक्षा में मदद करेगा। और अशुभ फलदायक कौन कौन से हैं? अशुभ फलदायक है तृतीय भाव और अष्टम भाव। दसम भाव। हाँ, तृतीय अष्टम भाव। तृतीय और अष्टम केवल, जी जी, दसम नहीं है? नहीं आचार्य जी, दसम नहीं है। अच्छा, नहीं है क्या? चलिए ठीक है। वैसे एक मिनट जिन्हें क्वेश्चन नया 4 9 11 3 और 8। चलिए हम दूसरी कुंडली निकालेंगे, भाव चलित कुंडली। ये रही, ये ऊपर वाली नहीं, ये नीचे वाली है। दिख रही है कुंडली स्पष्ट? नीचे वाली जी कुंडली, आचार्य जी, कुंडली दिख रही है। भाव चलित जी, कुंडली जी। लिखा है ना, नीचे वाली है। हाँ, इसमें देखिए, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति चेंज है। जैसे कि शुक्र 12वें भाव में था, यहाँ पर कौन से भाव में आ गया? एकादश भाव में। और एकादश भाव में बुध था, जो कि अब आ गया दसम भाव में। हाँ, तो क्या समझ रहे थे हम शिक्षा के बारे में? तो बता ही दिया है शुभ फलदायक। अब जैसे कि अशुभ वाला है, तो तृतीय भाव का स्वामी ग्रह यानी कि मंगल और अष्टम भाव का स्वामी ग्रह यानी कि बुध, ये दोनों के काम करेंगे। यदि चतुर्थ, नवम और एकादश भाव के स्वामी ग्रह के साथ में या फिर इन भावों में अगर कोई भी ग्रह बैठ जाता है या फिर इन ग्रहों की दृष्टि अगर जाती है, तो जातक को शिक्षा से संबंधित समस्या आती है। परंतु हर समय हम यह नहीं कह सकते हैं, इसका विश्लेषण कुछ अलग तरह से होता है। जी हाँ, अब क्या है आगे इसमें? स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य का है प्रथम भाव। और हानिकारक भाव कौन से हैं अशुभ वाले? 6 8 12। 8 12। स्वास्थ्य के लिए कौन सा यानी कि प्रथम भाव का स्वामी ग्रह प्रथम भाव में कौन सी राशि है? कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह होता है शनि, जो कि कहाँ पर जाकर के बैठा हुआ है? छठे भाव में। यानी कि स्वास्थ्य जातक का ठीक नहीं है, क्योंकि हानि वाले भाव में बैठ गया है ना। जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। अगर यदि इन भावों के स्वामी ग्रह यानी कि शुभ फलदायक जो भाव हैं, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए बताया आपको, रोग मुक्ति के लिए क्या करना होगा? तो प्रथम, पंचम और एकादश, इन भावों को देखेंगे। और रोग मुक्ति में अगर बाधा अगर आती है, तो उसके लिए छठा, 8वां और 12वां भाव जिम्मेदार है। विवाह के लिए द्वितीय, सप्तम और एकादश,
और हानिकारक उनसे द्वादश भाव, यानी कि पहला, छठा और 10वां भाव। ठीक गुरुदेव। अब यदि जब हम भावों के जो कार्येश निकालते हैं, जब उसमें यदि राहु केतु अगर आ जाते हैं तो प्राथमिकता उन्हीं ग्रहों को देनी है। बाकी की हम कल देखेंगे। तो गुरुदेव कल सुबह लगेगी कोचिंग? हाँ, कल लगेगी तो सही। कल कोई सुबह 5 से 6 ठीक है, आप मैसेज कर देना। मैं देख लूँगा, आप लोग देख लूँगा, है ना। मैसेज मैं कर दूँगा। जी, आप 5:30 6 बजे के बीच में मैं आपको मैसेज कर दूँगा। जी, सुबह शाम को? नहीं, सुबह सुबह कितने बजे? सुबह 5:30 से 6 बजे के तक के बीच में, मतलब कि 5 बजे के बाद में 5:30 से 6 बजे तक के बीच में मैसेज कर दूंगा कि कक्षा लगनी है या नहीं लगनी है, क्या टाइम है, क्या है क्या नहीं है। जी जी जी, है ना, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ। ठीक है ठीक ठीक है गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरु। राधे। प्रणाम आचार्य जी, प्रणाम आचार्य। आपका वो देख लेंगे।